टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट मैंने लैंड एंड रियल एस्टेट लॉ की पूरी सीरीज़ जो थी, लेक्चर सीरीज़ को अपडेट किया था। आज से हम शुरू करेंगे सोशल इकोनॉमिक ऑफेंस की लेक्चर सीरीज़। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है लॉ रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ असेंशियल सप्लाईज। तो इसके अंदर हम दो एक्ट को पढ़ेंगे। पहला आता है असेंशियल सप्लाईज एक्ट 1955 और दूसरा आता है प्रिवेंशन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग एंड असेंशियल सप्लाईज 1980 का। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम असेंशियल कमोडिटी एक्ट से। तो इसमें आता है एक्ट, फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे एक्ट का ऑब्जेक्ट और स्कोप। तो यह एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया पर लागू है। यह एक्ट कंज्यूमर को असेंशियल कमोडिटी की अवेलेबिलिटी करने और उन्हें अनस्क्रैपलेस ट्रेडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए एक्ट को बनाया था। इसलिए यह एक्ट रूल्स को प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़। मतलब इस एक्ट के दो एम हैं। पहला है असेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई को मेंटेन और इंक्रीज करना। दूसरा है कि इन जो भी असेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना और उनकी अवेलेबिलिटी को सिक्योर करना। देन नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन असेंशियल कमोडिटीज़ की सेक्शन 2A में दी गई है। असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार जितनी भी स्केड्यूल में दी गई हैं, जितनी भी कमोडिटी स्पेसिफाइड की गई हैं स्केड्यूल में, वो कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार इसके अंदर कमोडिटीज़ हैं जो शेड्यूल में स्पेसिफाइड हैं। उसमें आता है फर्स्ट आता है ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा आता है फर्टिलाइज़र, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो मिक्स्ड हो। तीसरा आता है इसमें फूड स्टफ्स जिसमें एडिबल ऑयल और सीड्स आते हैं। देन आता है हैंक यार्न जो कि फुली कॉटन से बना होता है, या फिर पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स, फिर जूट इन फॉर्म ऑफ रॉ, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्सटाइल में हो। फिर आता है सीड्स, चाहे फ्रूट्स के हों, चाहे वेजिटेबल्स के हों, कैटल फॉडर, जूट, ये सभी चीज़ क्या होती है असेंशियल कमोडिटी में आती है। मास्क और सैनिटाइज़र भी। तो ये सारे जितने भी कमोडिटीज़ हैं ये असेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत आती हैं जो कि स्केड्यूल में स्पेसिफाइड की गई हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है किसी भी कमोडिटी को स्केड्यूल की लिस्ट से। जो स्केड्यूल लिस्ट बनाई गई थी असेंशियल कमोडिटी की, उसकी लिस्ट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसमें किसी भी कमोडिटी को वो ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है शुगर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग शुगर मतलब होता है इनफ किसी भी फॉर्म में कोई भी शुगर जिसमें मोर देन 90% सुक्रोस होता है, सुक्रोस का होता है, जिसके अंदर शुगर कैंडी, कंसारी शुगर, बूरा शुगर, क्रस्ट शुगर, क्रिस्टलाइज या फिर पाउडर शुगर, या फिर शुगर जो भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस फैक्ट्री में बनाई हो या तो उसका प्रोसेस फैक्ट्री में बनाया गया हो, चाहे वो रॉ प्रोड्यूस हो। देन नेक्स्ट आता है फूड स्टफ जो है ये डिफाइन नहीं किया गया असेंशियल कमोडिटी एक्ट में, बट इस टर्म को डेवलप किया गया है वेरियस केस के द्वारा। इसमें एक केस आता है सतपाल गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में ये बताया गया है कि जो कैटल या पोल्ट्री फूड्स हैं इंक्लूडेड हैं फूड स्टफ में। इसके अंदर फूड स्टफ रिलेटेड टू द बोथ ह्यूमन और एनिमल्स के। नेक्स्ट आता है लॉ रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द असेंशियल सप्लाईज। इसके अंदर क्या है कि असेंशियल कमोडिटी के अंदर कंट्रोल करने के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ को, ऑफेंस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980 में बनाया था। इस एक्ट के अंतर्गत असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं वो डिटेंशन ऑर्डर पास करते हैं उस पर्सन के खिलाफ जो कि कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सप्लाई को, या ट्रेड या कॉमर्स को असेंशियल कमोडिटीज़ का, जो कि सेक्शन 2 में डिफाइन है असेंशियल कमोडिटी अंडर द असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत। देन ये जो एक्ट है इसके अंदर डिटेंशन ऑर्डर पास भी किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। देन फर्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द असेंशियल कमोडिटी जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट इसकी पावर है। पहला है पावर टू नोटिफाई असेंशियल कमोडिटी, दूसरा है पावर टू इशू अ कंट्रोल ऑर्डर। पावर टू नोटिफाई असेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम ऐड या रिमूव कर
कर सकती है किसी भी कमोडिटी को फ्रॉम द स्केड्यूल के अंतर्गत फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए। जो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कमोडिटी का ऐड या फिर रिमूव करने के लिए। ये जो पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी को स्केड्यूल के अंदर, तो ये अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो देन नेक्स्ट आता है पावर टू इशू अ कंट्रोल ऑर्डर, जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत बताया गया है। इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर है कि वो इशू कर सकती है कंट्रोल ऑर्डर्स। तो कंट्रोल ऑर्डर्स बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके अंतर्गत वो पास कर सकती है फॉर द रेगुलेशन एंड प्रोविजन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। देन उसकी सर्कमस्टेंसेस आती हैं जब गवर्नमेंट जो है लगे कि जनरल पब्लिक के फेवर में उसे करना नेसेसरी है तो वो कंट्रोल ऑर्डर पास कर सकती है। देन दूसरा आता है जब उन्हें जो मार्केट में इस तरह की जो भी कमोडिटीज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या अवेलेबिलिटी करानी है तो वो कंट्रोल ऑर्डर पास कर सकती है। देन तीसरा आता है जब उन्हें जो डिफेंस ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी को सिक्योर करना है तब वो ऑर्डर पास करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं। तो फर्स्ट आता है टू रेगुलेट अस लाइसेंस एंड परमिट एंड अदरवाइज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इशू कर सकती है लाइसेंस और परमिट एसेंशियल कमोडिटी के लिए, जिससे कि वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या एक्विजिशन एसेंशियल कमोडिटी का कर सके। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है इशू करती है राशन, फेयर प्राइस शॉप लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये सभी तरह के लाइसेंस जो हैं ये गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है टू ब्रिंग अंडर द कल्टिवेशन ऑफ एनी वेस्ट लैंड और अरेबल लैंड। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्डर पास करती है किसी भी वेस्ट लैंड या फिर कोई अरेबल लैंड है जिसके अंदर कल्टिवेशन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या फिर कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए किसी भी जनरल या स्पेसिफिक फूड क्रॉप के लिए। देन आता है टू कंट्रोल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की बाइंग और सेलिंग के लिए कंट्रोल ऑर्डर पास किया जा सकता है। इसके अंतर्गत तरीके के 3 टाइप के कंट्रोल ऑर्डर पास होते हैं। पहला टू इम्प्रूव डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, के डोमेस्टिकली जो एसेंशियल कमोडिटी है उसको अवेलेबल कराना, उसको इम्प्रूव करना। दूसरा आता है कीप द प्राइस एट ए रीजनेबल लेवल, जो प्राइस है एसेंशियल कमोडिटी का उसका रीजनेबल लेवल होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। देन थर्ड आता है रेगुलेट आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ड्यू टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को कम करने के लिए उनके लिए रेगुलेशंस बनाती है। देन आता है नेक्स्ट कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है कि वो डिटरमाइन करती है एंट्री, सर्च, एग्जामाइन या साइजर ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। किसी भी एसेंशियल कमोडिटी को डिटरमाइन करती है, उसका एंट्री, सर्च, एग्जामाइन करती है कि एसेंशियल कमोडिटी जो है, जो एसेंशियल कमोडिटी को जो ले जाने के लिए जो भी यूज़ किए जाने वाला जो भी कन्वेंस है, जो भी कोई भी अगर व्हीकल है तो वो कौन कौन सी है, तो उसकी एंट्री की जाती है, सर्च की जाती है, एग्जामाइन भी किया जाता है। जैसे एयरक्राफ्ट है या वेसल है तो व्हीकल है तो उनकी एग्जामाइन किया जाता है। देन आता है कोई भी अगर पैकेजिंग है या फिर कवरिंग है, रिसेप्चल है जिसके अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ पाई जाती है या पैक होके आती है तो वो उसका भी वो एग्जामाइन करते हैं। देन आता है एनी बुक ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक ऑफ अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू द एसेंशियल कमोडिटी, जिससे कि एसेंशियल कमोडिटी के बारे में जानकारी मिलती है, तो उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पास कर सकती है कंट्रोल ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए एंट्री, उसकी सर्च, एग्जामाइन और उसके लिए साइजर भी कर सकती है वो एसेंशियल कमोडिटी का। टू रिक्वायर एनी पर्सन टू डू स्पेसिफिक वर्क, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए किसी पर्सन को टू रिक्वायर एनी पर्सन टू डू अ स्पेसिफिक वर्क, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंट्रोल ऑर्डर पास करते हैं किसी ऐसे बंदे के लिए जिसे रिक्वायर है, जो कि एंगेज है प्रोडक्शन में एंगेज है, जिसका बिजनेस जो है बाइंग और सेलिंग का एसेंशियल कमोडिटी, तो उसके लिए वो कंट्रोल ऑर्डर पास करती है जिससे कि वो सेल कर सकता है होल या फिर किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कमोडिटी को, स्टॉक जो उसके स्टॉक में है, या फिर कोई भी कमोडिटी है जो फ्यूचर में की संभावना, जो फ्यूचर में है, कोई कमोडिटी जिसे रिसीव किया गया है फ्यूचर में होली या पूरी तरह से या फिर स्पेसिफिक पार्ट उस कमोडिटी का किया जाएगा, उसे रिसीव किया जाएगा जब जाएगा फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन के द्वारा या फिर कोई एजेंट जो ऑफिसर है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के द्वारा। तो ऐसे इन सब चीज़ों के लिए जो भी स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के लिए
इस तरीके से जो स्पेसिफिक वर्क होते हैं उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रोल ऑर्डर पास करती है। गवर्नमेंट को ऐसे पर्सन से अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसी बुक्स या अकाउंट बुक इंस्पेक्शन के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को देने की भी ज़रूरत होती है और फर्निश करेगी उसकी इंफॉर्मेशन को जो कि ऑर्डर के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है। देन आता है नेक्स्ट, टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट एनी क्लास ऑफ द कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फूड स्टफ से रिलेटेड जो भी कोई भी अगर कॉमर्शियल या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है अथॉरिटी की राय में अनरेगुलेटेड या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है या फिर नुकसानदायक है, उसको वो प्रोहिबिट कर देगी। देन आता है पर्पस फॉर द पासिंग कंट्रोल ऑर्डर। क्या क्या पर्पसेस हैं जिसकी वजह से कंट्रोल ऑर्डर पास किए जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन जो है वो सेल करता है किसी भी तरीके से एसेंशियल कमोडिटी को, तो उसके लिए ऑर्डर बनाए जाते हैं जो कि अंडर सेक्शन 3 के अंतर्गत बताया है। इसके अंदर प्राइस जो होती है एसेंशियल कमोडिटी की वो इस तरीके से डिटरमाइन की जाती है। पहला आता है इसमें एग्रीड प्राइस, दूसरा आता है कंट्रोल प्राइस, तीसरा आता है मार्केट प्राइस। तो एग्रीड प्राइस का मतलब होता है जब पार्टीज जो है वो ऑलरेडी एग्री होती है कंट्रोल प्राइस उसका जो फिक्स हुआ है उसके अंतर्गत। कंट्रोल प्राइस वो प्राइस होता है जिसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता, जिसका जो प्राइस है वो कैलकुलेट किया जाता है कंट्रोल प्राइस की तरह, मतलब उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, उसका एक फिक्स रेट होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल प्राइस उसका रखा जाता है। देन आता है मार्केट प्राइस। ये जो एग्रीड प्राइस है या कंट्रोल प्राइस है इनसे रिलेट नहीं होता, ये बेस होता है प्राइजेस, ये बेस होता है कि इसका जो प्राइस है ये कैलकुलेट होता है एवरेज मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, कि जो लोकेलिटी है वहाँ पे एवरेज मार्केट रेट क्या है जो प्रिवेल हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें आती हैं, एग्रीड प्राइस, कंट्रोल प्राइस, मार्केट प्राइस। तो एग्रीड प्राइस वो जिस पे लोग एग्री करते हैं, कंट्रोल प्राइस वो जो कंट्रोल फिक्स्ड प्राइस जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। देन तीसरा आता है मार्केट प्राइस, जो मार्केट में प्रिवेल किया जाता है प्राइस, उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। देन आता है फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये आता है सेक्शन 3A के अंदर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत के अनुसार कंट्रोल करती है, जो इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो इशू करती है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एनी स्टफ़। किसी भी फूड स्टफ़ के लिए वो सेलिंग प्राइस जो है उसकी लोकेलिटी की उसके लिए नोटिफिकेशन इशू करती है। जो फूड स्टफ़ होते हैं उनके प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। पहला आता है इसमें फूड स्टफ कॉन्स्टेंटली जो है वो फॉल करती है अंडर द कैटेगरी ऑफ कंट्रोल प्राइस। कंट्रोल प्राइस के अंतर्गत फूड स्टफ जो है वो अंतर्गत आता है, उसी के हिसाब से उनकी प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। जो पार्टीज जो है वो ऑलरेडी एग्री हो जाती है उसके ऊपर, क्योंकि वो जो कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो कंट्रोल प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। देन इफ़ देयर इज़ नो सच एग्रीमेंट, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता फूड स्टफ को लेकर, तो प्राइस जो कैलकुलेट किया जाएगा वो कंट्रोल प्राइस के बेस पे किया जाएगा, या तो एग्री प्राइस पे किया जाएगा जिसमें पार्टी जो है वो एग्री हो जाएगी खरीदने के लिए, या फिर दूसरी कंडीशन आती है उसे कंट्रोल प्राइस के अकॉर्डिंग ही उसे फूड स्टफ को खरीदना पड़ेगा। एंड तीसरा आता है व्हेन देयर इज सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कंडीशन 1 भी अप्लाई नहीं हो रही है एग्रीड प्राइस वाली, और दूसरी कंडीशन जो कंट्रोल प्राइस वाली वो भी अगर अप्लाई नहीं हो रही है, तब फूड स्टफ जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एवरेज मार्केट रेट के हिसाब से, मतलब को मार्केट प्राइस के हिसाब से। जो नोटिफिकेशन इशू की जाते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत वो 3 महीने के अंदर ही एनफोर्स की जाती हैं। वो नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ द प्रिक्योरमेंट प्राइस। इसके अंदर बताया गया है जो भी अगर कोई नोटिफिकेशन इस तरीके से नहीं दी गई है कि कौन जो फूड क्रॉप है वो कितने प्राइस का होगा रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ एनी फूड क्रॉप, या एडिबल सॉइल ऑयल सीड्स के लिए या फिर एडिबल ऑयल के लिए कोई प्राइस डिटरमाइन नहीं किया गया है, तो उसका प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। इसमें कंट्रोल प्राइस फिक्स किया जाएगा इस लॉ के अंतर्गत। जो भी फूड क्रॉप होंगी, एडिबल ऑयल सीड्स होंगे, एडिबल ऑयल होंगी, वो कंट्रोल प्राइस के अकॉर्डिंग फिक्स किए जाएंगे। इसके अंदर जनरल क्रॉप प्रोस्पेक्टस आता है, जो भी नीड है ग्रेड या वेराइटी की उसकी ज़रूरत के अनुसार इसको फिक्स किया जाता है। और रिकमेंडेशन दी जाती है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की कि
कोई भी अगर ऑयल है, एडिबल ऑयल है, तो उसका या फूड क्रॉप है तो उसका कितना प्राइस होना चाहिए, उस हिसाब से कंट्रोल प्राइस सेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है और उसे असेंशियल कमोडिटी के रूप में मार्केट में बेचा जाता है। देन नेक्स्ट आता है फिक्सिंग ए प्राइस फॉर अ शुगर टू बी पेड बाय प्रोड्यूसर। अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं दी गई है रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ शुगर या प्राइस ऑफ शुगर जो भी डिटरमाइन की जाती है आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट आते हैं? पहला आता है प्राइस ऑफ शुगर केन, कि जो शुगर केन है उसका प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, ड्यूटी क्या है, टैक्स क्या है, जो रीजनेबल रिटर्न क्या है बिजनेस या मैन्युफैक्चरर्स का, और जो भी इन सब चीज़ों को देखकर जो गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम डिसाइड करती है डिफरेंट प्राइजेस फॉर द डिफरेंट एरिया और फैक्ट्रीज और वैरायटी ऑफ शुगर। इसको देखकर ही वो प्राइस फिक्स करती है, जो मैंने बताया था कंट्रोल प्राइस के रूप में वो जो है कंट्रोल प्राइस के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करती है। देन आता है प्राइस मॉनिटरिंग सेल। प्राइस मॉनिटरिंग सेल क्या करता है? ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें इंडिविजुअल जो भी काम करते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो ये देखते हैं जो प्राइस है असेंशियल कमोडिटीज़ का, चाहे वो राइस है, वीट है, दाल है, शुगर है, टी है, पोटैटो, ऑनियन, मिल्क, ये सब चीज़ों के जो भी प्राइस है उनको मॉनिटर करते हैं और मॉनिटरिंग डिवीज़न रखे जाते हैं। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो फ्यूचर प्राइस को वो प्रिडिक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि प्राइस की सिचुएशन क्या है और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसके रिगार्डिंग फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाते हैं। अगर उसकी किसी भी असेंशियल कमोडिटी की शॉर्टफॉल होती है, कम पड़ता है, तो उस हिसाब से प्राइस मॉनिटरिंग सेल जो है वो कमोडिटी स्पेसिफिक मार्केट का जो इंटरवेंशन स्कीम है उसके हिसाब से वो कंज्यूमर को टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं या देते हैं। प्रेजेंट में प्राइस मॉनिटरिंग सेल जो है वो मॉनिटर कर रहा है 22 असेंशियल कमोडिटीज़ को और इस पर्पस में ये सेल है ये कैलकुलेट कर रहा है डाटा 114 मार्केट्स का, जो कि 4 रीजन्स में सिचुएटेड हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऑफ आवर कंट्री। देन पावर टू अपॉइंट ऑथराइज कंट्रोलर जो सेक्शन 3 क्लॉज 4 में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑथराइज कर सकता है, कि वो अपॉइंट करता है पर्सन को कि जिस पावर और फंक्शन कर सके फॉर द मेंटेनिंग इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, सप्लाई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। जो ऑथराइज कंट्रोलर होता है वो एम्पावर होती है कि वो पावर फंक्शंस करे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे प्रोवाइड करी है, और ऑथराइज जो कंट्रोलर होता है उसके पास पावर होती है कि वो फंक्शंस को करता है और एज लॉन्ग एज जो ऑर्डर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। देन नेक्स्ट आता है इशुएंस एंड सर्विस ऑफ द कंट्रोल ऑर्डर जो सेक्शन 3 क्लॉज 5 के अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो कंट्रोल ऑर्डर है वो पास किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और जो ऑर्डर है वो जनरल पब्लिक के डायरेक्ट किए जाते हैं और उसे नोटिफाइड किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। देन उसके बाद ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट किया जाता है अगर स्पेसिफिक पर्सन के लिए, तो वो इंडिविजुअल को सर्व किया जाता है और उस ऑर्डर को डिलीवर और टेंडरिंग किया जाता है स्पेसिफिक पर्सन को। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिलीवर या टेंडर नहीं मिला है तो वो सर्व किया जाता है बाय अफिक्सिंग इट, उसको अफिक्स किया जाता है ऑन द आउटर साइड एनी कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस विच द पर्सन। अगर वो किसी भी तरीके से उसका कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे उसका बिजनेस है, चाहे वो जहाँ वो रहता है, तो वहाँ पर उसको अफेक्स कर दिया जाता है। एक रिटन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और जो कि 2 पर्सन के विटनेस किए जाते हैं उसके द्वारा जो उसके नेबरहुड में रहते हैं। देन आता है इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑफिसर जो है या फिर अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, उसके पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर या अथॉरिटी को डायरेक्ट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर के अनुसार काम करता है और वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है डायरेक्शन, जो भी उसे डायरेक्शन मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है सेक्शन 5 डेलीगेशन ऑफ पावर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर बनाने और नोटिफिकेशन जारी करता है कि अपने पावर को डेलीगेशन करने के लिए, और वो किसको दे सकता है अपनी पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अथॉरिटी ऑफिसर या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऐसी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर या अथॉरिटी, उसको वो अपनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के तहत दिए गए ऑर्डर का इफेक्ट बता रहा है। ये सेक्शन 3 के तहत जो भी ऑर्डर दिया जाएगा उसका प्रभाव देश के सभी प्री एग्जिस्टिंग लॉ
पर पड़ेगा। इस प्रकार का ऑर्डर न तो पहले के जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ है उसके किसी भी प्रोविज़न को रिपील करता है और न ही एब्रोगेट करता है, बल्कि बस उन्हें बाईपास कर देता है, मतलब उन्हें साइड में कर देता है। देन नेक्स्ट आता है साइजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द असेंशियल कमोडिटी, जो कि सेक्शन 6 का पार्ट है। इसके अंदर जो असेंशियल कमोडिटी की जो साइजर है या कॉन्फिस्केशन है असेंशियल कमोडिटी का, वो बताया है। साइजर और कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है जब्त करना। यह सेक्शन किसी भी असेंशियल कमोडिटी को साइजर करने या फिर कॉन्फिस्केट करने के लिए कलेक्टर की पावर के बारे में बात करता है। और कलेक्टर किसी भी पैकेज या कवरिंग या रिसेप्टेकल को जब्त करने के ऑर्डर पास कर सकता है, और जिसके तहत ऐसी कमोडिटी पैक किया गया है या किसी भी जानवर व्हीकल या फिर ऐसी कमोडिटी के लिए अन्य कन्वेनियंस जो जब्त करने के लिए कंट्रोलर आदेश पास कर सकता है। हालांकि यह प्रोविज़न दिया गया है कि यदि पर्सन द्वारा ऐसा फूड ग्रेन या फिर फूड स्टफ जो उसके द्वारा खुद ही प्रोड्यूस किया गया जाता है, तो उसके खिलाफ कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करने का कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ। आगे ये बताया गया है कि कोई भी अगर ऑर्डर है जो साइजिंग या फिर कॉन्फिस्केशन के लिए किया गया है, जो कि एनिमल, वेसल, व्हीकल के या फिर अदर कन्वेंस के लिए बनाया गया है, और उस कन्वेंस का अगर किस ओनर ने उसको हायर किया है या फिर वो उसने ओन किया है, तो ये नेसेसरी होता है कि वो जो भी ऑफेंडर है उसके पास ऑप्शन है कि वो पे कर सकता है उस साइजर और कॉन्फिस्केशन के बदले। हालांकि जब्ती पर जो लगाया गया फाइन है ऐसे व्हीकल द्वारा ले जाने वाले जो भी कमोडिटी है उसके मार्केट प्राइस से अधिक नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ कॉन्फिस्केट गुड्स। इसका मीन ये होता है कि जो भी जब्त किए गए जो भी गुड्स है उसको डिस्पोज करने के लिए उसको वापस सेल करना। इसमें क्या होता है कि जो कलेक्टर है वो जो भी कॉन्फिस्केट किया गया है गुड्स उसकी रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट बनाने के बाद जो असेंशियल कमोडिटीज़ का इंस्पेक्शन करता है, उसके इंस्पेक्शन करने के बाद यदि अगर ऐसा उसमें गुड्स है कि जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए वो इमीडिएटली ऑर्डर पास करता है और उस कमोडिटी को सेल करने के लिए कंट्रोल प्राइस पर बेचने का तुरंत ऑर्डर पास करता है, अगर वो ठीक है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। तो हाँ, ऐसी कोई प्राइस जो फिक्स तय नहीं हुई है तो उसे पब्लिक ऑक्शन में बेचने के लिए वो ऑर्डर पास करता है। जो कॉन्फिस्केट गुड्स है उसको सेल करने के लिए नेसेसरी एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो उसका ओनर या फिर उस पर्सन को पेड की जाएगी, जिस सामान जो है जब्त किया गया है उसी कंडीशंस में की जाएगी। तो पहली कंडीशन आती है जहां कलेक्टर द्वारा कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाता है तब, या फिर जो ऑर्डर पास किया गया है वो अपील पे किया गया है, या फिर ऑर्डर के जो भी कॉन्ट्रावेंशन है उसके जो प्रोसिक्यूशन है उससे संबंधित जो भी पर्सन है उसको बरी कर दिया जाता है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि जो भी कॉन्फिस्केट जो गुड्स हैं वो उसके जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है वो पे किया जाता है ओनर को या फिर उस पर्सन को जिसको इसका जो गुड्स है वो कॉन्फिस्केट कर दिया गया है, मतलब जब्त कर दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शो कॉज नोटिस बिफोर कॉन्फिस्केशन ऑफ असेंशियल कमोडिटी, जो कि सेक्शन 6B में आता है। इसमें कहा गया है जो भी जब्त किया गया जो असेंशियल कमोडिटी है उसके लिए पहले नोटिस जारी किया जाएगा। मतलब इसके अंदर किसी भी पर्सन के खिलाफ उसकी असेंशियल कमोडिटी को जब्त करने का कोई ऑर्डर पास जब तक नहीं हो सकता जब तक उसे लिखित नोटिस नहीं दिया जाता, मतलब रिटन नोटिस उसको नहीं दिया जाता जब तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। और उस नोटिस में रिटन होगा कि किन ग्राउंड्स पे उसके लिए जो नोटिस है वो प्रपोज किया गया है, और उसे लिखित रूप में अपनी प्रेजेंटेशन देने का भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। देन नेक्स्ट आता है एन अपील अगेंस्ट द कॉन्फिस्केशन ऑर्डर, जो कि सेक्शन 6C में दिया गया है। इसके अंदर बताया है कि कॉन्फिस्केशन के किसी भी ऑर्डर जो एग्रीड पर्सन है वो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन की 1 मंथ के अंदर गवर्नमेंट द्वारा जो अपॉइंट जुडिशियल अथॉरिटी है उसके पास अपील कर सकता है, और अपीलेट कोर्ट आफ्टर द हियरिंग द केस कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या फिर रद्द कर सकती है ऑर्डर को। नेक्स्ट आता है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। इसमें फर्स्ट आता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जिसमें सेक्शन 10A और सेक्शन 11 आता है। इसके अंतर्गत ये बताया है कि इसके अंदर जो जितने भी अबव सेक्शंस हैं उनके अनुसार यह माना जाता है कि CRPC में किसी भी बात के बावजूद इस एक्ट के तहत जो भी पनिशेबल है, मतलब एवरी ऑफेंसेस जो हैं वो पनिशेबल हैं और कॉग्निजेबल भी होंगे, बट कोर्ट जो है उन ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं लेगा एक्सेप्ट
अगर जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट को जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में। जो भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा रिपोर्ट बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो उन ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। द नेक्स्ट आता है ऑफेंस बाय द कंपनी, जो सेक्शन 10 में आता है। इसके अंदर जब जो एबव मेंशन ऑफेंसेस हैं जो किसी भी कंपनी द्वारा किए जाते हैं, कंपनी को चलाते हैं या बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस सेक्शन के पर्पस के लिए कंपनी शब्द में हम एक कंपनी को बॉडी, कॉर्पोरेट, फर्म या फिर एनी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल मानते हैं। हालांकि ये प्रदान किया गया है कि जब सज़ा के लिए लायबल कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुली साबित कर देता है वॉयलेशन उसकी जानकारी के बिना हुआ है, कोई भी लॉ ब्रेक उसकी जानकारी के बिना हुआ है और उसने कॉन्ट्रवेंशन के समय उसे रोकने के लिए पूरी कोशिश की है, तो वह ऐसे अपराध के लिए, मतलब ऐसे कॉन्ट्रवेंशन के लिए किसी भी सज़ा के लिए लायबल नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980 का है ये एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस एक्ट का एम है कि अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, जिसमें एसेंशियल कमोडिटी की ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग भी शामिल है। इस एक्ट में ऐसे पर्सन्स के खिलाफ जो पनिशमेंट है उसका प्रोविज़न बनाया है जो कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, होर्डिंग, इनसे रिलेटेड क्राइम्स करते हैं, उनके लिए ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बनाया गया है। और इस एक्ट का पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग और एसेंशियल कमोडिटी 1908 रखा गया है। यह पूरे इंडिया में लागू है और इसे 5 अक्टूबर 1979 को एनफोर्स किया गया था। द नेक्स्ट आता है सेक्शन 3, पावर टू मेक ऑर्डर डिटेनिंग सर्टेन पर्सन। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाने के लिए डिटेन पर्सन को डिटेन करने के लिए ऑर्डर बनाने की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर है वो बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। जॉइंट सेक्रेटरी को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा। यदि कोई पर्सन एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट कोई भी अपराध कर रहा है तो उसे व्यक्ति के अगेंस्ट जो है डिटेंशन का ऑर्डर दिया जाएगा। इस एक्ट में ऐसे व्यक्ति पर सीधे तौर पर लागू होगा जो अपराध कर रहा है या सहायता कर रहा है या इसके तहत अपराध कर रहा है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड किसी भी अदर लॉ के प्रोविजंस भी एसेंशियल कमोडिटी का जो प्रोडक्शन या फिर सप्लाई, कोई भी व्यक्ति जो इसके तहत कोई भी लाभ कमाता है तो इस एक्ट के प्रोविजंस पे लागू होते हैं। यह एक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी कार्रवाई करने की समान पावर देता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ये बताया गया है जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा ऑफिसर के द्वारा वो गवर्नमेंट के पास उसका नोटिस जाएगा और उसे रिलेवेंट जो भी डिटेल्स होंगी उसको वो चेक करेगी, रिलेवेंट डिटेल्स होंगी उसको वो देखेगी और जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा वो नॉट मोर देन 12 डेज़ होगा और 12 डेज़ के बाद जो है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप्रूव करेगी और स्टेट गवर्नमेंट विद इन द 7 डेज़ उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। इस ग्राउंड पे और उसके जो ग्राउंड्स हैं ऑर्डर के उसे भी वो ऑर्डर हैं ग्राउंड्स के उसको भी वो उसके साथ रिपोर्ट में डालेगी। और आफ्टर द डिटेंशन ऑर्डर जो सेक्शन 3 है उसका सबसेक्शन 2 उस पर लागू होगा। और डिटेंशन का कोई भी ऑर्डर केवल इस आधार पर इनवैलिड नहीं होगा कि डिटेंशन में लिया गया था, जो भी ऑर्डर देने वाली जो गवर्नमेंट है वो उसके आउटसाइड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आती है, तो गवर्नमेंट इस तरीके से कोई भी ऑर्डर अगर बनाती है तो वो इनवैलिड नहीं किया जाएगा कि वो उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में नहीं आता है। द नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। इसके अंदर डिटेंशन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की बात करता है। तो ये एक्ट जो बनाया गया है वो एब्सकॉन्ड पर्सन के लिए बनाया गया है। अगर कोई पर्सन जो है वो डिटेंशन ऑर्डर से को अवॉइड करता है या फरार हो जाता है तो गवर्नमेंट या फिर जो भी ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो हैं ये ऑर्डर उस पर्सन के अगेंस्ट होता है। और ये जो पर्सन है, जो एब्सकॉन्ड पर्सन है उसके ऊपर सीआरपीसी के सेक्शन 82, 83, 84, 85 के अकॉर्डिंग चार्जेस लगाए जाते हैं और ये अप्लाई किया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट, एब्सकॉन्ड पर्सन के अगेंस्ट, और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। देन प्रोविज़न जो है सेक्शन 4 के वो भी एप्लीकेबल होते हैं।
अगर कोई भी अथॉरिटी है और द नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। इसके अंदर डिटेंशन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की बात करता है। तो ये एक्ट जो बनाया गया है वो एब्सकॉन्ड पर्सन के लिए बनाया गया है। अगर कोई पर्सन जो है वो डिटेंशन ऑर्डर से को अवॉइड करता है या फरार हो जाता है तो गवर्नमेंट या फिर जो भी ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और वो रिपोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो हैं ये ऑर्डर उस पर्सन के अगेंस्ट होता है। और ये जो पर्सन है, जो एब्सकॉन्ड पर्सन है, उसके ऊपर सीआरपीसी के सेक्शन 82, 83, 84, 85 के अकॉर्डिंग चार्जेस लगाए जाते हैं और ये अप्लाई किया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट, एब्सकॉन्ड पर्सन के अगेंस्ट, और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। देन प्रोविज़न जो है सेक्शन 4 के वो भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर कोई भी अथॉरिटी है उसको ये आशंका है कि वो जो पर्सन है वो एब्सकॉन्ड हो सकता है तो उसके अगेंस्ट जो है ऑर्डर ऑफ डिटेंशन बनाया जाएगा। और इस केस में क्या होता है, जो पर्सन है वो उसको नोटिफाइड किया जाएगा कि वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो। उसको डेट और टाइम जो है स्पेसिफाइड की जाती है। अगर वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, अपीयर नहीं होता, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है जो कि 1 ईयर की पनिशमेंट दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है और फाइन इम्पोज किया जाता है, या फिर दोनों चीज़ें जो हैं वो पनिशमेंट दी जा सकती है। जो ऑफेंस है इसके अंतर्गत जो भी ऑफेंस आता है, सेक्शन 4 के अंतर्गत जो भी ऑफेंस आता है कॉग्निजेबल होता है और जो भी डिटेन पर्सन होता है उसको अवेयर किया जाता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन क्या है और उस फेयर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। देन नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बोर्ड क्या है, मतलब एडवाइजरी बोर्ड में जो है वो कौन कौन लोग आते हैं या एडवाइजरी बोर्ड किन किन लोगों से मिलकर बनती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो ईच स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड। देन सेकंड पॉइंट आता है कि जो भी बोर्ड होगी उसके अंदर 3 पर्सन्स आएंगे। पहला तो वो जो अपॉइंट किया जाएगा जज ऑफ हाई कोर्ट। देन दूसरा जो अपॉइंट किए जाएंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। देन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी एक मेंबर ऑफ पर्सन एडवाइजरी बोर्ड के लिए जो कि जज होगा हाई कोर्ट के लिए, उसको चेयरमैन बनाया जाएगा। और इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी के केस में क्या होगा, जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा एडवाइजरी बोर्ड का वो जज ऑफ हाई कोर्ट होगा और उसके लिए उसे प्रीवियस अप्रूवल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करता है ड्यूटी को डिटेन्ड पर्सन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करता है ड्यूटी को डिटेन्ड पर्सन जो है, जो भी एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो है उसके लिए ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के लिए रिप्रेजेंटेशन करें। और जो भी एडवाइजरी बोर्ड है इस एक्ट से रिलेटेड जो भी सारे मैटर्स हैं उन सबको सॉल्व किया जाए। जो एडवाइजरी बोर्ड है वो अपॉर्चुनिटी देती है डिटेन्ड पर्सन को कि वो अपना पक्ष रख सके। इसके लिए फिर वो रिपोर्ट बनाती है और उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। देन जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिवोक भी कर सकती है डिटेंशन ऑर्डर को और या फिर वो कंटिन्यू कर सकती है उस डिटेंशन ऑर्डर को। मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो जिनके पास ये पावर है एडवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए, तो वो उसके पास वो डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक भी कर सकती है अगेंस्ट अ पर्सन और उसको कंटिन्यू भी कर सकती है। उसका जो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड है वो 6 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, जब से उसका डिटेंशन ऑर्डर पास किया जाएगा या फिर जब उसका डिटेंशन कर लिया जाएगा तो उसके 6 मंथ में उसका मैक्सिमम पीरियड है। जो ऑर्डर दिया जाता है डिटेंशन का वो रिवोक किया जा सकता है अंडर द प्रोविजन 21 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कन्फर्मेशन दी गई हो। देन जो पर्सन डिटेन किया गया है टेम्परेली उसे रिलीज़ किया जा सकता है आफ्टर द पोजिंग नेसेसरी कंडीशन। उसे रिलीज़ किया जा सकता है उस कंडीशन में जब उसका जो फिलिंग ऑफ बॉन्ड है जो सिक्योरिटीज़ के साथ है उसको वो डिट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको जब्त कर दिया जाता है। जो एक्ट है वो ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है जितने भी एक्ट्स या फिर एक्शन है जो कि गुड फेथ में लिए गए हैं उस एक्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, उस एक्शंस को ये प्रोटेक्ट करता है। यह एक्ट जो है उस व्यक्ति को लॉ की पकड़ में लाने के लिए एक प्रयास है जो लालच पूरा करने के लिए लालच रखता है या एसेंशियल कमोडिटीज़ जो लोगों की ज़रूरत है और जो कि अन्य लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है और जो कि ये प्रिवेंट करता है ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को।
तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है लॉ रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द एसेंशियल सप्लाईज, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अंदर 2 एक्ट हमने पढ़ा है जो कि एसेंशियल कमोडिटी 1955 और प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द एसेंशियल सप्लाईज 1980 का जो एक्ट है, ये दोनों इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और अब नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ जिसका नाम है लॉ रिलेटेड टू द वेट एंड मेजर्स। के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, study, like and subscribe my channel.